हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 76 की, जो कि 22 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा पुनरावृत्ति कार्य है, रिविजन वर्क शुरू हो चुका है, जिसमें इससे पहले की कार्यपत्रक में हमने या वर्कशीट में हमने आपका जो पहला पार्ट था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका रिवीजन किया था। और आज हम शुरू कर रहे हैं नया पार्ट, हमारा दूसरा पार्ट, अम्ल क्षारक तथा लवण। तो जब बच्चों आप अम्ल क्षारक और लवण पार्ट को देखेंगे तो उसमें मेनली आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कब कैसे क्यों होंगी। अगर आपको ये पता है तो आप बाकी की रासायनिक अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। तो आज की इस कार्यपत्रक में हम यही करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का आपका पार्ट आपको क्या बताना चाहता है और आपके आज के कार्यपत्रक में आपको रिवाइज कराने के लिए क्या है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल क्षारक तथा लवण तथा अम्ल तथा क्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे तो एक तरफ हमने यहाँ पे देखने को मिलेगा अम्ल की और एक तरफ क्षारक की अभिक्रिया। तो सबसे पहले अम्ल की अभिक्रिया पढ़ते हैं आपकी कार्यपत्रक के वर्कशीट में। तो अम्ल जब धातु के साथ रिएक्ट करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को छोड़ेगा। ये वाली अभिक्रिया आपको आपके चैप्टर धातु एवं धातु में भी देखने को मिलेगी बच्चों। आगे है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट, ये बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है बच्चों। उससे अगली है अम्ल क्षारक। अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया होगी तो ये लवण और जल बनाएगा बच्चों। ठीक है। अब आखिरी अभिक्रिया है अम्ल धातु ऑक्साइड की, जो लवण बनाएगा और जल बनाएगा बच्चों। ऐसे ही जब हम क्षारक की अभिक्रिया देखेंगे तो क्षारक की अभिक्रिया में हम पाएंगे क्षारक और धातु की जब अभिक्रिया होगी तो वो भी लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को छोड़ेगा, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस छूट रही है। फिर जब क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से होगी तो ये इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरफ अम्ल में जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया हो रही है तो लवण बन रहा है, और दूसरी तरफ जब क्षारक की अभिक्रिया हो रही है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से तो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। उससे आगे जब बढ़ेंगे बच्चों तो क्षारक जमा अम्ल लवण बनाएगा, और ये रिएक्शन आपको लग रही है देखने में, ये लगभग एक जैसी लग रही है। ये रिएक्शन कहलाती है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों। आगे है क्षारक प्लस अत्यधिक ऑक्साइड लवण जमा जल। ये आपकी चूने पत्थर वाली, जो आपका जब चूना मिलाते हैं वो पानी दूधिया होता है, उसकी कुछ कुछ अभिक्रिया आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। इससे आगे कुछ समय बाद जब ये अभिक्रिया आगे चलेगी बच्चों तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो दूधियापन है पानी का वो ख़त्म हो जाएगा, वो दूधियापन पानी का हट जाएगा और पानी साफ़ हो जाएगा। तो ये शुरुआती दौर में इस तरह की रिएक्शन होती है। अब एक चीज़ आपको देखने को मिली कि मोस्ट ऑफ द गैसेस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। अब इन्हें जांच का तरीका क्या किया जाए, तो जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती को टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, ये दर्शाएगी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति दर्शानी है तो हम क्या करेंगे, उत्पादित गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। तो चूने में जब पानी को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा हल्का दूधियापन आएगा, और अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित हो गई तो ये दूधियापन गायब हो जाएगा, जो कि मैं बता रहा था आपको शुरुआती दौर में ऐसा दिखेगा। ठीक है बच्चों। अब बात आती है आपके प्रश्नोत्तरों की बच्चों। तो चलिए प्रश्नोत्तर करते थे हैं। अब सबसे पहले प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा अभिक्रियाएं सारी की सारी बच्चों। अब ये जो अभिक्रिया हैं ये आपको अलग अलग तरीके की अभिक्रिया मिलेगी। जैसे पहली वाली का ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस H2O। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl को जब हम करेंगे तो कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस H2O। ठीक है बच्चों, फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl प्लस H2O। ठीक है बच्चों, फिर है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा Na2ZNO2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल HNO3 में डालने पर क्या होगा। तो अगर एक मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं अंडे के छिलके, तो इन्हें जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में डाला जाएगा तो कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीज बनेंगी बच्चों। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली H2 या हाइड्रोजन गैस का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे कि हमने पढ़ा, हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस के पास लाएंगे तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी। यही हमारा हाइड्रोजन गैस को जानने का परीक्षण है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट में प्रश्न नंबर 4 है, सोडियम कार्बोनेट में तनु HCl डालने पर आप तुरंत क्या देखते हैं। तो जब ऐसा हमें दिखेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई हमें दिखेगी, यानी कि Na2CO2 प्लस HCl, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, और ये हमें दिखेगी निकलती कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के तौर पे। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, तनु HCl में दानेदार जिंक डालने पर आप क्या परीक्षण करते हैं। तो जब आप इस तरह का परीक्षण करेंगे तो होगा क्या, ये बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल जाएगी, और ये Zn प्लस डाइल्यूट HCl आपका, ये रिएक्शन करने पे ये चीज़ें बनेगी, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तन में इसलिए रखना चाहिए कि यह प्रतिक्रिया विषयुक्त यौगिकों को टॉक्सिक सॉल्ट के गठन को आरंभ करती है। तो जो टॉक्सिक सॉल्ट होता है, जैसे कि नाम ही दर्शा रहा है, ये मानव के उपयोग के लिए नहीं है, यानी कि ये मानव के लिए हानिकारक है, और इस तरह के खाने को खा करके मृत्यु तक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये करना ही चाहिए कि दही और खट्टे पदार्थों को तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है वही जो हमने ऊपर पढ़ा था थोड़ा सा, कि चूने में के पानी में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर पहले दूधिया सफ़ेद हो जाता है, फिर रंगहीन हो जाता है। कारण बताइए, रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। तो इसका आसान सा कारण ये है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का गठन होता है वो कुछ समय बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, रंगीन और घुलनशील हो जाता है, जिस कारण पानी रंगीन हो जाएगा। आखिरी में पहले दूधिया होगा, फिर रंगीन होगा, घुलनशील जो था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया क्या क्या हो सकती होंगी, CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O, ये पहली अभिक्रिया है। दूसरी क्या होगी, जब इससे आगे जब हम रिएक्ट कराएंगे, CaCO3 प्लस H2O प्लस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड
और ये वाटर सॉल्युबल CaHCO3 यानी क्योंकि ये पानी में घुल जाएगा एकदम, इस वजह से ऐसा होगा। अब है प्रश्न नंबर 8। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाने पर उत्सर्जित होने वाली गैस का नाम लिखिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 9। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाने पर एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस उत्सर्जित होती है, वह गैस है, तो ऐसी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपका आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है। ये होती है बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। आपको अगर अभिक्रिया लिखनी है तो आप एक छोटी सी अभिक्रिया लिख सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये बनाएगा NaCl यानी नमक और पानी। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।